सबसे पहले चलते हैं अनिल दुबे के पास। अनिल, बीजेपी कार्यालय में इस शपथ ग्रहण समारोह के बाद अब क्या हालात हैं, कैसा जश्न का माहौल है? जी बिल्कुल, जैसे ही नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे शपथ ली थी तो यहाँ पे जश्न का माहौल था, आतिशबाजियाँ थी और बहुत कुछ था, क्योंकि जो कार्यकर्ता जो है शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जा पाए वो यहाँ पे जो प्लाज्मा लगाए थे उसके थ्रू वहाँ शपथ ग्रहण समारोह का आनंद ले रहे थे और यहाँ आतिशबाजियाँ कर रहे थे। मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, और मोदी के नाम के यहाँ पे नारे लग रहे थे। खासतौर पे जिसके जो भी प्रत्याशी शपथ ले रहे थे तो उन्हें लेकर अच्छा खासा यहाँ पे उत्साह था। लेकिन अब अगर बात करें तो ये उत्साह कहीं ना कहीं ठंडा पड़ गया है। लोग जो है अपने कामों में लग गए हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं जो कुर्सियां हैं वो खाली हो गई हैं और एलसीडी हालांकि अब भी चल रहा है और मोदी के उसमें सॉन्ग चल रहे हैं, लेकिन जो कुर्सियां लगाई गई थी ये बीजेपी का बैक साइड है जहां पे लोग ये बैठे थे कुर्सियों पे और एलसीडी थ्रू जो है पूरा नजारा शपथ ग्रहण समारोह का ले रहे थे। इसके आगे फ्रंट साइड में भी एक एलसीडी लगाया गया, वहां भी लोगों की काफी भीड़ थी और अब ये भीड़ कहीं ना कहीं छट गई है और चूंकि शपथ ग्रहण समारोह समाप्त हो चुका है तो इसके बाद में लोग जो है जो अपने घरों में जाने वाले थे वो घरों में चले गए और बाकी लोग अपने अपने काम में या एक दूसरे से मिलने मिलाने में सारे वक्त में लगे हुए हैं। अमित जी, बाकी लोग अपने घर चले गए हैं, अपने कामों में लग गए हैं जश्न मनाने के बाद। आपसे जानना चाहेंगे कि इस मंत्री परिषद ने जो आज शपथ ग्रहण ली है, जो शपथ ग्रहण में शामिल हुए हैं मंत्री परिषद के सदस्य, उनमें बहुत सारे अनपेक्षित नाम हैं, पहले से कोई जानता नहीं था कि शायद ये नाम हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे नाम जिन नामों पर चर्चा थी, मसलन मुख्तार अब्बास नकवी का नाम बड़ा चर्चा में था लेकिन वो गायब है वहां से। अनुराग ठाकुर के बारे में सुन रहे थे कि साहब उनको लिया जाएगा, युवा चेहरा है, वो भी गायब है। तो ऐसे तमाम लोग जिनकी उम्मीदें टूटी हैं, उनके बारे में कोई खैर खबर है? उनका कोई नाम लेवा है पार्टी दफ्तर में? जी बिल्कुल, अगर पार्टी दफ्तर की बात करें तो यहाँ पे अशोका रोड में जो कार्यालय है यहाँ पे पार्टी का कोई बड़ा नेता नहीं है। सारे नेता जो है वो राष्ट्रपति भवन में गए हुए हैं और जो बात आप कर रहे थे शाहनवाज हुसैन और राजीव प्रताप रूडी खुद जो है 2 बार खुद मोदी से मिलने गए और जबकि उन्होंने 3 बार राजनाथ सिंह से मुलाकात की। माना जा रहा था कि राजीव प्रताप रूडी क्योंकि उन्होंने सारण से जो है राबड़ी देवी को हराया तो इसलिए माना जा रहा था कि उनका जो मंत्री बनना लगभग तय है, लेकिन उनका भी नाम वहां पे नहीं था। तो कहीं ना कहीं वो निराश दिखे और उनके साथ में जो बाकी लोग थे वो भी निराश दिखे। और मोदी की लिस्ट में जैसे शॉकिंग नाम पहले से ही सोचे गए थे कि मोदी लास्ट में फाइनल करेंगे, वो अभी यही कार्यालय में शाम को जब हमारी 4 बजे मनोज सिन्हा से बात हुई तो मनोज सिन्हा को मोदी का सीधा फोन आया कि वो कैबिनेट में चुने गए हैं और वो वहां मंत्री पद की शपथ लेने के लिए उन्हें बुलाया गया है। खुद मोदी ने उन्हें कॉल किया, जबकि इससे पहले उन्हें खुद जानकारी नहीं थी मनोज सिन्हा को। मनोज सिन्हा पहली बार जीत कर आए हैं और कई और अनपेक्षित नाम है। बहरहाल आप बने रहिएगा और बीजेपी कार्यालय पर नजर जमाए रखिए और जो मंत्री बने हैं उनके क्या उत्साह है और जो मंत्री नहीं बन पाए हैं उनके यहाँ क्या मायूसी है। जाहिर सी बात है, नरेंद्र मोदी पीएम के प्रधानमंत्री बनने के बाद सबके लिए तो खैर अच्छे दिन नहीं आए हैं और आप नजर बनाए रखिएगा बीजेपी दफ्तर पर। हम आपसे अभी थोड़ी देर बाद दोबारा संपर्क करेंगे। तो अनिल, नरेंद्र जी, जो भी हमारे संवाददाता बता रहे थे कि बहुत सारे नाम ऐसे थे जो माना जा रहा था कि साहब ये स्वाभाविक नाम है मंत्री परिषद के लिए, लेकिन आज वो नाम गायब हैं। जो मंत्री परिषद का गठन हुआ है, एक राजनीतिक टिप्पणीकार के रूप में, एक पत्रकार के रूप में आप इसे किस तरह से देखते हैं कि सीधे सीधे ये नरेंद्र मोदी ने तय किया है या पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मिलकर इसको आपसी सलाह मशवरे के बाद बनाया है? देखिए यूसुफ भाई, कुल मिला के काफी संतुलित कैबिनेट बनाने की कोशिश की गई है, पर मुझे ऐसा थोड़ा सा महसूस होता है कि कुछ दबाव में भी बनी है, कुछ नंबर 2 नंबर 3 का चक्कर भी नजर आ रहा है इसमें। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यूसुफ भाई वो ये है कि नरेंद्र मोदी जी को परफॉर्म करना पड़ेगा जी, उनकी कैबिनेट को परफॉर्म करना पड़ेगा, डिलीवर करना पड़ेगा। कुछ अब बाकी तो जब महकमे फाइनली आएंगे जी तब कुछ और इस पे टिप्पणी हो सकती है, पर जो आमतौर पे आप चैनल पे चला रहे हो, अब उदाहरण के तौर पे अगर राजनाथ सिंह जी को होम मिनिस्ट्री दी जाएगी जी और अरुण जेटली जी को वित्त मंत्रालय दी जाएगी। वित्त मंत्रालय तो इतना इंपॉर्टेंट है, इसी की वजह से ही, वित्त कारणों की वजह से ही तो यूपीए फेल हुई जी जी जी। तो इन्हें तो
ऐसे व्यक्ति को सिलेक्शन करना बेहतर रहता जिसको थोड़ी इस क्षेत्र की बारीकी जानकारी। कुल मिलाकर के आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी ने जो टीम ये बनाई है, ये खुद बनाई है। राजलक्ष्मी, आप क्या कहेंगे इस पूरे मंत्रिपरिषद के स्वरूप को अगर हम देखें तो क्या छाप इस पर, किस तरह से आपको देखती हैं? एक तो ये पूरा जो स्वेरिंग इन आज हुआ है उसके पीछे मैं ऐसे ही कुछ टिप्पणी करना चाहती हूँ। ये पूरा एक फेस्टिव, एक त्योहार की तरह, एक मीडिया इवेंट की तरह, एक शो, एक बहुत बड़ा डिस्प्ले वगैरह, ये सब पता नहीं शायद मतलब इतना ज्यादा पॉप और शो करने की जरूरत थी या नहीं थी, ये भी इस पर भी सवाल है, निशान। एक सवाल उठता है कि आप क्या एक सोबरनेस होना चाहिए, आप इसको एक ग्रेट एकदम एक मेगा इवेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। आफ्टर ऑल ठीक है, मतलब आपको सरकार चलाना है और फाइनली जैसे हमारे कलीग्स ने भी कहा और आपने भी कहा कि अल्टीमेट टेस्ट जो है यही होगा कि आप जो है कैसे अपनी सरकार को चलाते हैं। और जैसा भी आपने ये भी कहा कि हाँ, अच्छे दिन तो सबके नहीं आए हैं, मुझे लगता है कैबिनेट में बहुत सारे नाम जो है रह भी गए हैं और उन्हें ठीक है कुछ बैलेंस, कुछ क्षेत्रीय बैलेंस भी मतलब मेंटेन करने की कोशिश की, जैसे कर्नाटक को थोड़ा सा दिया है, बिहार वगैरह, तो ये सारा। और फिर जैसे पासवान जी को भी एकोमोडेट किया है। बहुत लोगों के रिएक्शंस हम पत्रकारों के बीच में बैठ के हम देख रहे थे, तो बहुत लोगों के रिएक्शंस ये भी आ रहे थे। तो ये सारा एक थोड़ा सा रीजनल, जाति, धर्म सब कुछ थोड़ा सा मेंटेन करके उन्होंने अपने कैबिनेट को का गठन किया है। पर सवाल अल्टीमेटली उठता है कि वो उस कैबिनेट का क्या जो है करेंगे, अगर उनकी नीतियां भी अगर कांग्रेस की ही तरह अगर चलाएंगे सरकार और वही नीति पर, क्योंकि दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो में इतना ज्यादा फर्क तो था नहीं। हाँ, एक चीज है अनिल, नरेंद्र जी, जो बात उठती है कि जो अभी ऑफिशियली ऐलान नहीं हुआ है लेकिन मोटे मोटे तौर पे ये पता है कि कौन क्या बनेगा। ये शपथ लेने के क्रम से भी पता चलता है कि राजनाथ सिंह को गृह मंत्रालय दिया जा रहा है, सुषमा स्वराज विदेश मंत्री रहेंगी, अरुण जेटली वित्त मंत्री रहेंगे, गोपीनाथ मुंडे को ग्रामीण विकास मंत्रालय, वेंकैया नायडू कृषि मंत्री शायद होंगे, नितिन गडकरी को ट्रांसपोर्ट और जहाजरानी का मंत्रालय दिया जा रहा है, और स्मृति ईरानी के बारे में आई है खबर कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय उन्हें दिया जा रहा है। तो आपको लगता नहीं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के हिसाब से स्मृति ईरानी एक हल्का नाम है? बड़ा मुझे तो लगता है कि इस मामले में अगर देखो तो थोड़ा असंतुलित लगती है सरकार, मंत्रिमंडल। देखिए, अभी मुझे डेफिनेटली नहीं, पर आपको शायद पता हो कि राजस्थान से एक आदमी लिया गया, 25 में से 25 सीटें जो राज्य देगा उससे आप एक आदमी चुन रहे हैं, और उत्तर प्रदेश से मैं समझता हूं कि 10 के करीब मंत्री हैं। इससे एक चीज और साफ होती है यूसुफ भाई कि ये इनकी दृष्टि अब उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की भी है जी। ये मंत्रिमंडल की फॉर्मेशन उनकी भावी रणनीति, और उत्तर प्रदेश में जो इनका एक मात्र सहयोगी दल था, अपना दल, उसे 2 सीटें दी बीजेपी ने, दोनों की दोनों वो जीत गए, उनका नाम मंत्रिपरिषद में नहीं है। जबकि चर्चा थी कि शायद अनुप्रिया पटेल को मंत्री बनाया जाएगा, उनका नाम नहीं है। उधर 2 सीटें उपेंद्र कुशवाहा ने शायद जीती, 2 या 3 शायद जीती, उनको मंत्री बनाया गया है। तो क्या कहेंगे कि साहब उत्तर प्रदेश में अपने सहयोगी दल की अनदेखी हुई है? देखिए, अब अगर इस पॉइंट से देखेंगे तो जरूर मैं आपसे सहमत हूं कि भाई अगर आप बिहार में अगर उन्हें बना सकते हैं पासवान जी को, तो उन्हें भी तो 2 ही सीटें दी थी और दोनों ने जीता था, बाप बेटे ने। नहीं, तो पासवान जी की सीटें ज्यादा है, 7 दी थी, 7 में 6 जीते हैं। अच्छा, और तो उपेंद्र कुशवाहा ने शायद 2 या 3 उपेंद्र कुशवाहा ने जीती है। तो ये है कि इस मामले में पता नहीं कहीं लास्ट मिनट पे ये कई बारी तो चर्चा ऐसी हुई कि कुछ लिस्ट फाइनल हो गई, फिर उसे लास्ट मिनट में चेंजेस हुए, कई लोगों को जो श्योर थे, जिनका कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी रुकने की, उनका नाम गायब है। राजीव प्रताप रूडी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि पिछली सरकार में, एनडीए सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं और सक्सेसफुल मंत्री थे, उन्होंने राबड़ी को हराया। तो उसको ये देखिए अभी शायद एक्सपैंड हो, उसमें शायद बाद में आ सकते हैं। जी, तो एक्सपेंशन भी मेरे ख्याल में अगर होगा, क्योंकि 80 के आसपास मंत्री बन सकते हैं कुल कानून के हिसाब से, 45 बन गए हैं और एक नरेंद्र मोदी हो गए, 46 हो गए, तो अभी गुंजाइश तो अभी है। तो क्या माना जाए कि मंत्रिपरिषद को जल्दी विस्तार करने का दबाव होगा सरकार पर?
देखिए यूसुफ, मुझे तो लगता है कि इसमें जो प्रधानमंत्री चाहेंगे वही होगा लगभग, क्योंकि उनके जो है नाम से पूरा चुनाव लड़ा गया, उनके ही नाम से सारे वोट भी पड़े हैं, तो उनका जो क्लाउट है वो काफी मजबूत रहेगा, मतलब वो जो जिसका चयन करते हैं। और मुझे लगता है कि इसमें कैबिनेट के भी चयन में काफी पर्सनल लॉयल्टीज गए हैं और थोड़ा बहुत जेंडर बैलेंस भी किया गया है, जाति और धर्म का भी थोड़ा बहुत देखा गया। जैसे आपने कहा नकवी साहब का सभी बहुत चर्चा हो रही थी, पर नकवी जी तो कहीं नजर नहीं आए, और मेरे ख्याल से ये नजमा हेपतुल्ला है, उनको बनाया गया है। बिल्कुल, और चर्चा के शायद अल्पसंख्यक मंत्रालय उनको दिया गया। बहरहाल इस मुद्दे पर हम अभी चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं और इस दिलचस्प चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप कहीं मत जाइएगा। मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश किंग रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल्स। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक तेल वे कैप्सूल, इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है चैनल वन की इस खास पेशकश में। और हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई मंत्रिपरिषद का, जो कि टीम उसमें है। अभी बात चल रही थी कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है, खासकर मुस्लिम समुदाय अगर देखा जाए तो उसमें एक ऑब्वियस नाम था बीजेपी के पास, मुख्तार अब्बास नकवी। पिछली एनडीए सरकार में वो मंत्री रहे हैं, 98 में लोकसभा का चुनाव जीते थे रामपुर से। इस बार चर्चा थी कि उन्हें लिया जाएगा और तमाम मीडिया चैनल पर यह बहस भी चली कि शाहनवाज हुसैन भले ही चुनाव हार गए हों, लेकिन उन्हें भी लेना चाहिए। बीजेपी में एक और नाम है नजमा हेपतुल्ला। नजमा हेपतुल्ला को जगह मिली है और नकवी को जगह नहीं मिली है, नकवी साहब को जगह नहीं मिली है, तो लगता है कि अंडर रिप्रेजेंटेड है कम्युनिटी। अनिल जी क्या कहेंगे? देखिए यूसुफ भाई, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल उठाया है। देखिए इस चुनाव में बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि एक विभाजन हो गया है। इस विभाजन को पाटने की, इसको खत्म करने की बहुत सख्त जरूरत है और नरेंद्र मोदी जी के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग में जो असंतोष और आशंका की भावना है उसको दूर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरे देश को चलाना है। ऐसा नहीं है कि भाई एक वर्ग को चला लो, दूसरे को, पूरे देश को चलाना है। और जो कटुता चुनाव में आई थी उसको दूर करने का प्रयास करना होगा। नजमा जी अनफॉर्चुनेटली मेरी राय में तो कोई अल्पसंख्यक वर्ग को बहुत लंबी चौड़ी रिप्रेजेंट नहीं करती। बेहतर होता अगर मुख्तार अब्बास नकवी को जगह मिलती, या जैसे आपने कहा शाहनवाज को भी। मुख्तार अब्बास नकवी तो राज्यसभा में ऑलरेडी है, शाहनवाज हुसैन को लाना पड़ता अभी, वो ले आते हैं। लेकिन क्लेम मुझे लगता है मुख्तार अब्बास नकवी का क्लेम उस हिसाब से ज्यादा मजबूत था। दूसरी बात है कि पूरा यूपीए, अगर आप एनडीए की बात देखें तो पूरे एनडीए के पास 338 या 335 के आसपास सीटें हैं, और उसमें लोकसभा में अगर नुमाइंदगी देखें तो सिर्फ एक मुस्लिम सांसद है, महबूब अली कैसर, जो कि सहयोगी दल से हैं। तो उस रात मुझे लगता है कि वहां से भी पूरी हो सकती थी। और बीजेपी के पास अगर आप देखें तो सिर्फ 2 नुमाइंदे हैं राज्यसभा में, मुख्तार अब्बास नकवी और नजमा हेपतुल्ला। और नजमा हेपतुल्ला के बारे में भी जो चर्चा है वो अल्पसंख्यक विकास मंत्रालय देने की चर्चा है, जिसकी मेरे ख्याल में गिनती किसी खास मंत्रालय में नहीं होती। हो सकता है उनके साथ कोई दूसरा मंत्रालय उन्हें दिया जाए। इसका मतलब ये लगाया जाए कि दोनों नुमाइंदों को बीजेपी ने या नरेंद्र मोदी ने इस लायक नहीं समझा कि उन्हें किसी अच्छे मंत्रालय की, मेन स्ट्रीम का जो मंत्रालय है, बार बार बात उठती है कि मुस्लिम समुदाय को मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा। और जब आप पावर शेयरिंग की बात आती है तो आप उन्हें उन्हीं मंत्रालयों तक सीमित रखते हैं जहां उस कम्युनिटी से रिलेशन होता है। तो क्या कहेंगे इस सोच को? क्या सही बात है यूसुफ, ये तो आपकी बात 100 आने सही है। ये एक स्टीरियोटाइपिंग होता है और एक कैरिकेचर सा बना देते हैं कि आप किसी अगर
किसी अगर माइनॉरिटी से संबंध रखते हैं तो वो मंत्रालय आपको मिलना चाहिए। मतलब ये ऐसा क्यों है, मतलब मुझे आज तक वैसे समझ में नहीं आता, क्योंकि आप तो संविधान के बेसिस पर आप शपथ लेते हैं और आपका जो है जो कर्तव्य वो रहता है।